हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, ये हमारे 2023 का सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा ये जो टेस्ट पेपर है 80 क्वेश्चंस का, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और ये टेलीग्राम जो ग्रुप है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक करेंगे। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट वगैरह है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारा सब्जेक्ट है टीजीटी सोशल साइंस और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आपको अगर ऐसा सेट और चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इक्वेटर। एंड आई होप सभी की जो तैयारी है बहुत बढ़िया तरीके से हो चुकी है। तो एमसीक्यूज वगैरह आप जितने ज़्यादा करेंगे उतना इस वक्त अच्छा रहेगा, है ना। यानी विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार कीजिए और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। सेकंड है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश जो है उनका आकार घटता चला जाता है। और थर्ड है यहाँ पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय जो दूरी है उसकी माप को देशांतर कहते हैं। द इक्वेटर represents 0 degree latitude, ठीक है। इसके अलावा the size of latitudes decreases as we move from the equator towards the poles। इसके बाद थर्ड है the measurement of angular distance north or south from the equator is called longitude, ठीक है। तो इनमें से आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। which is a plant and animal community that covers a large geographical area। यानी वो कौन सा पौधा और पशु समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, जीव मंडल, बायोम, दलदल या फिर प्रेरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोम, ठीक है। यहाँ पर पौधे और पशु दोनों को ऐड किया हमने, इसलिए हम कहेंगे इसको बायोम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अर्थ का आपको कॉन्टिनेंट को लगाना है उनके साइज के हिसाब से ऑर्डर में, ठीक है। यानी इनमें से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम आपको बताना है क्या है। देखिए और बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा। और कोशिश हो सके तो फिर कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताने की कोशिश कीजिए कि आपके कितने जो आंसर थे वो बिल्कुल सही बैठे थे, ठीक है। 80 में से कितने नंबर आपके आए, बहुत अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश वाले में भी देख सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद है आपका अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ऐसे ही आप सारे ऑप्शंस चेक कर लीजिए एक बार, फिर बताइए मुझे आंसर क्या है। सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है वो है सी, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और फिर अंटार्कटिका, ठीक है। आंसर नंबर तो सी है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल के मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। मेसोस्फीयर की यहाँ पर बात की जा रही है कि किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल आयन मंडल, बहिर्मंडल आयन मंडल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल और आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। When various plants and animal species have got adapted through evolution is called। यानी जब विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियां विकास के माध्यम से अनुकूलित हो जाती है। अनुकूलित, अडाप्ट हो जाना मतलब उस ही इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाना। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पारिस्थितिक अनुकूलन, जल विज्ञान अनुकूलन, सजातीय अनुकूलन या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा गया है टिलाइट जो है उसके बारे में आपको बताना है क्या है ये। तो क्या ये एक अवसादी चट्टानें हैं जो हिमालय निक्षेप से बनी है, या फिर ये ज्वालामुखी पदार्थों के अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं, या फिर ये समुद्री जलधाराओं के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, या फिर ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में सतह के नीचे पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष हैं। तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये, और ये जो हिमालय निक्षेप से बनती हैं, ठीक है। ग्लेशियर डिपॉजिट से जो बनती है। तो 6 का आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। दामोदर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, आपको बताना रिवर कौन सी है, कोसी, स्वर्ण रेखा, यमुना या फिर हुगली। तो उसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रॉडबैंड आयोग रिपोर्ट जो है उसका संबंध इनमें से किससे है? पहला है जलवायु परिवर्तन से, उसके प्रभाव और उपायों से, या फिर सतत पोषण या विकास से, महिला सशक्तिकरण, या फिर कुपोषण की समस्याओं से। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इसका रिलेशन है आपका सतत पोषण या विकास से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है, यानी किस टाइप के फॉरेस्ट है यहाँ पर इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्प्रेड है, यानी सबसे ज्यादा फैले हुए हैं और सबसे ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं। तो ऑप्शन है आपके पास उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीले वन, या फिर पर्वतीय वन। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ऑलमोस्ट 34.80% है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 10 है वेदांतथंगल जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर बताएंगे आप। तो ये जाएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर गोवा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो करेक्ट नहीं है? ठीक है, असत्य है। पी तरंगों के बारे में है सारा ही। पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ये प्रकृति से प्रकाश तरंगों जैसी होती हैं, और ये जो तरंगे हैं ये ठोस, तरल और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं, या फिर इनको परात्म तरंगे भी कहा जाता है। तो 11 का आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट, तो बी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हमारे देश में कुल निम्नीकृत भूमि है, यानी द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज कितना है? 133 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन, या 140 मिलियन, या फिर 130 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा 12 का ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 130 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 130 मिलियन हेक्टेयर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है, स्पेशली इन पावर इंडस्ट्रीज? ठीक है, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, या फिर लिमोनाइट। तो 13 का आंसर यहाँ पर रहने वाला है मैग्नेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। भारत सरकार ने इसी वर्ष वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था, बताइए वो वर्ष कौन सा है? 1970 में, 71 में, 72 में, या फिर 73 में? कौन से साल भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कौन सा इन्होंने एक्ट पास किया था? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा है कौन से ईयर में पास किया था, तो इसका आंसर आपका जाएगा 1972, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है 9.461 इंटू 10 to the power 12। ठीक है, 9.461 इंटू 10 to the power 12 है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पृथ्वी को 3 परतों में विभक्त किया गया है, बाहरी परत जो है आपको बताना है कौन सी है। ठीक है, अर्थ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, द आउटर लेयर इज, बताइए लिथोस्फेयर है, आइसोनोस्फेयर है, या फिर मेंटल क्रस्ट है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। 17 पर चलते हैं। आपको बताना है किसके निकट ही स्थलीय ग्रहों का निर्माण हुआ? किसके निकट ही स्थलीय ग्रहों का निर्माण हुआ? पेरेंट स्टार यानी मूल सितारा, क्षुद्र ग्रह, गैसों का बाहर निकलना, या फिर बाहरी ग्रह? तो 17 का आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, मूल सितारे यानी कि पेरेंट स्टार। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। हमारे सौर मंडल के संबंध में यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको दिखानी है, बतानी है कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, सभी ग्रहों का निर्माण किसी समय एक ही अवधि में हुआ होगा, या फिर हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, या फिर इनमें सभी कथन सही है। तो 18 का आंसर यहाँ पर जाएगा, आप देखकर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 9 ग्रह वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी आपको करेक्टली मैच्ड बताना है। ठीक है, यानी सही तरीके से जो मैच इनमें बताना है थियरीज वगैरह के साथ। तो चंद्रमा की थियरी, द स्प्लैट सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत, या पृथ्वी का विकास, निहारिका या नेबुलर हाइपोथेसिस? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे ही जो है वो बिल्कुल सही मैच हैं। चंद्रमा का स्प्लैट सिद्धांत कहता है कि एक टाइम में अर्थ का ही एक पार्ट था और एक बड़े ब्लास्ट के बाद ये अलग हो गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के थ्रू आई थी,
ये सिद्धांत के थ्रू, और पृथ्वी के विकास से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड आया था निहारिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या रोम? ये जो हेडक्वार्टर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया जाता है, कंफ्यूजन में कई बार गलत हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 20 का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? आरबीआई जो है, जो भारत का रिजर्व बैंक है, उसके ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय? सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर 21 का जो आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, युद्ध में इटली की कार्यवाही जो है वो मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? इटलीज एक्शन इन द वॉर वाज प्राइमरीली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट थी? जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रिया हंगरी या फिर फ्रांस के? तो यहाँ पर आपका जाने वाला है आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया हंगरी के। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सी वो घटना थी जिसने ऑटोमन साम्राज्य को युद्ध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया? व्हाट इवेंट प्रोमोटेड द ऑटोमन एम्पायर टू एंटर द वॉर? वॉर में एंटर करने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर 2 आप कह सकते हैं। ये आपका रूस पर जर्मन आक्रमण, रूस पर जर्मन आक्रमण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। मार्क्स के विचार अत्यधिक प्रभावशाली रहे हैं और उन पर आज भी बहस और चर्चा होती रहती है। उनके काम का उपयोग विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों को उचित ठहराने के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं कौन कौन से? समाजवाद, साम्यवाद, आदिमवाद या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने मार्क्स के बारे में बोला है कि कहीं ना कहीं मार्क्स की जो फिलोसफी है वो बहुत सारे आंदोलनों में यूज की जाती है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद, साम्यवाद और आदिमवाद सभी में ही फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी? वाई डिड द वीवर्स सफर फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन? यानी कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी? ये फसल नष्ट हो गई, या फिर निर्यात में वृद्धि हुई इस फसल के, या फिर स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, या फिर निर्यात बाजार ढह गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई। ठीक है, हमसे ये तो पूछा गया बुनकरों कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी, क्योंकि निर्यात में। नंबर 26 है, विक्टोरियन ब्रिटेन में आपको बोला गया है, विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग जो है, कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग जो है, वो हाथों से निर्मित जो चीजें हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, प्राथमिकता देते थे। उसके पीछे क्या रीजन था? वे आयातित सामग्री से बनाए गए थे, या फिर हस्त निर्मित सामान जो है वो परिष्कार यानी ज्यादा अच्छा था, या फिर वर्ग का प्रतीक बन गया था, बेहतर ढंग से समाप्त हो गए थे, या फिर केवल उच्च वर्ग ही महंगी वस्तुएं खरीद सकता था? तो यहाँ पर 26 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हाथों से बनी हुई जो चीजें होती थी उनको एक क्लास का दर्जा दिया गया था, यानी एक वर्ग का एक प्रतीक बन गया था कि अपर वर्ग के लिए, मतलब अपर वर्ग इनको पहन रहा है, तो एक शान के तौर पर इसको देखते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माता विज्ञापनों के लिए कैलेंडर क्यों छापने लगे थे? क्योंकि भारतीय लोग अपने घरों में कैलेंडर का उपयोग करने के शौकीन थे, या फिर न्यूज़पेपर के विपरीत कैलेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता था और लोगों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता था, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनके एक्सेस में भी ये था। तो इसका जो आंसर जाएगा, इसके बाद है वस्तुओं का विज्ञापन होता था या कमरे की शोभा बढ़ाता था? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नवाचार ने बुनकरों को, वीवर्स को उत्पादकता बढ़ाने और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद की? आपसे पूछा गया है वो कौन सा इनोवेशन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशन, वो कौन सा आविष्कार था, इनोवेशन था जिसने मदद की किसकी? वीवर्स की, यानी बुनकरों की। क्या बढ़ाने के लिए? प्रोडक्टिविटी, उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, ताकि वो प्रतिस्पर्धा कर सके मिल सेक्टर के साथ, यानी मिल को टक्कर दे सके। ऐसी कौन सी नई इनोवेशन आई थी, नवाचार आया था? स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, रुई के बीज अलग करने वाली मशीन, या फिर रोलर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई शटल। ठीक है, फ्लाई शटल। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 अप्रैल 57 में, 1 जून 1964 में, 1965 में, 1 अप्रैल, या फिर 2 अक्टूबर 1961 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1964 में। कब? 1 जून
1964 में, ठीक है, 1 जून 1964 में। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं बताइए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के, वित्त मंत्रालय के सचिव के, वित्त मंत्री के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। और आपको फेस वैल्यू और मेटालिक वैल्यू के बारे में तो पता ही होगा पैसे की, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से सरकार के ऋण में कमी आती है, या फिर अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी ज्यादा निवेश होती है, या फिर वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बैंक दर से क्या आशय है? यानी आपका बैंक दर से क्या आशय है? साहूकार द्वारा ले जाने वाला ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अटल पेंशन योजना के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, उनमें आपको बताना है सही वाली कौन सी है। ये एक न्यूनतम गारंटेड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उनके मजदूरों के लक्ष्य के लिए बनाई गई है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है, इसमें शामिल हो सकता है। अभिदाता जो है यानी सब्सक्राइबर जो है उसकी मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटिड रहती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय UDAY का एक प्रयोजन है, यानी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी आपको ये योजना है इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2018 तक का इसका लक्ष्य रखा गया था। बिजली से रिलेटेड हर घर में एक समयावधि के अंदर कोयला आधारित शक्तियां जो हैं उनमें वायु एवं ज्वारीय शक्ति संयंत्र स्थापित करना, ये सभी इनके स्थान पर, ठीक है। यानी एक समयावधि के अंदर यानी एक टाइम पीरियड में कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों की जगह पर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, सौर, वायु और ज्वारीय शक्ति जो है उनको स्थापित करना। या डी, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करना। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यह आपका विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 35, योजना पत्रिका जो है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका जो उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना, यानी द 5-year प्लान एंडिंग 1 year बिफोर द स्केड्यूल्ड पीरियड इज। कौन सा प्लान था ये? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 2nd थी, 4th थी, 3rd थी, या फिर 5th थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 5th प्लान था, ऑप्शन नंबर डी। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? यानी द पीरियड ऑफ प्लान लीव इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइम दिया गया है कब से कब तक का, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 से लेकर 69 में। और इसमें 3 वर्षीय मतलब कह सकते हैं कि 1-1 वर्ष का प्लान आया था, ठीक है। 3 एनुअली कह सकते हैं कि योजनाएं बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में के बारे में जोर दिया गया था? 4th, 5वीं, 6ठी या फिर 7वीं? तो गरीबी हटाओ के बारे में था, तो इसका आंसर आपका जाएगा 5वीं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्र उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी कौन से वाली योजना में? ठीक है, द क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज इंडिया वॉज मैक्सिमम कब थी? तो ये मैक्सिमम आपकी थी 8th प्लान में, ठीक है, यानी जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे विनाशकारी अकाल बंगाल में कब पड़ा था? यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक जो अकाल है वो कब देखा गया था बंगाल में? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राशन दुकानों का वैकल्पिक नाम क्या है? फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है, उचित मूल्य की दुकानें,
अनाज की दुकानें, वितरण दुकानें या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, उचित मूल्य की दुकानें यानी फेयर प्राइस शॉप्स। 42 कहता है कि झारखंड में भूख से मौत देखी गई थी लोगों की। तो ये बताइए कि ये कहाँ की बात की जा रही है, झारखंड के कौन से स्थान की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पलामू। ये आपकी इकोनॉमिक्स में स्टोरी थी, उसका एक पार्ट था। अंत्योदय अन्न योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, जनवरी 99 में या मई 2000 में, दिसंबर 2000 में, फिर अक्टूबर 2005 में। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 2000 में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य में 94% राशन दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या फिर बिहार में। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। और यहाँ पर थोड़ा सा लक्ष्य रखा गया था कुछ चीज़ों को लेकर। चलिए आगे, भारत में राशन प्रणाली किस दशक में शुरू की गई थी? भारत में राशन प्रणाली जो है वो किस दशक में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा 1940 के दशक में। और मेन क्या है, यहाँ बंगाल की सिचुएशन थी जो, उस हिसाब से उसको देखकर यहाँ पर ये चीज़ चलाई गई थी, राशन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 46 है, बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है? एमएसपी पर, नियंत्रित मूल्य पर, ऊंची कीमत पर या फिर उपरोक्त सभी। तो 46 का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, एमएसपी। ये आपने आंदोलन के वक्त में बहुत ही सुना होगा। ठीक है, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, गृहिणी द्वारा घरेलू कार्य करना क्या है? यानी डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ इज अ इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बोथ ऑफ देम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन से तरीके की एक एक्टिविटी है? तो इसका आंसर आपका जाएगा गैर आर्थिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, गैर आर्थिक एक्टिविटी है ये। बाजार में, क्वेश्चन नंबर आ गया 48, ये कहता है आपका, बाजार में किसी व्यक्ति की कमाई के 2 निर्धारक होते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, शिक्षा और कौशल, आयु और शिक्षा या फिर कौशल और उम्र। तो 48 का आंसर बताइए यहाँ पर क्या रहने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रहने वाला है शिक्षा, एजुकेशन को देखा जाएगा, इसके अलावा स्किल्स को देखा जाएगा, यानी उसके कौशलों को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है क्या? प्राथमिक क्षेत्र, इसके अलावा सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो 49 का आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कराता है, ऊपर के जो 2 सेक्टर होते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक गतिविधि है? और ये जो आपका 80 क्वेश्चंस का पैटर्न है, ये वही आपका 65 क्वेश्चंस प्लस 10 प्लस 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके जिसमें एनईपी के क्वेश्चंस भी हैं और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक गतिविधि है? माँ घरेलू काम कर रही है और धोबी लोग कपड़े धोता है, होटल में खाना पकाते हैं शेफ, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 50 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, माँ जो है उसका घरेलू काम करना जो है यहाँ पर किसके अंदर रखा गया है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है? यानी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉट डिपेंडेंट, यानी नहीं करती है। इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जिस पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर नहीं करती है? साक्षरता दर पर निर्भर करती है, स्वास्थ्य पर भी, कौशल पर भी निर्भर नहीं करती है, किसी व्यक्ति के जन्म को लेकर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अतिरिक्त जनसंख्या को अर्थव्यवस्था के लिए बोझ माना जाता है, लेकिन यदि निवेश किया जाए इसी में ही तो मानव पूंजी बन सकते हैं। तो वे क्या बन सकते हैं? मानव पूंजी। मानव पूंजी में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्किल्ड हो जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर 52 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा हो अच्छी, प्रशिक्षण हो, इसके अलावा चिकित्सा देखभाल हो, तो फिर क्या बनाया जा सकता है उसको? मानव पूंजी, यानी वो काम आने, सबके काम आ सकता है, मतलब कि उसका जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है? ठीक है, एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए या फिर रटकर सीखने के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए, दिव्यांग विद्यार्थियों से रिलेटेड है कि उनके लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है उसके प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी डिस्करेज करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 53 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, यानी कौन सी वो चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, गैर संदर्भित विषय है यानी कि डीकॉन्सेप्चुअलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट है,
कंटेंट है या फिर रटना या फिर परीक्षाओं के लिए सीखना। तो इसका आंसर आपका जाएगा 54 का, बताइए क्या। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी संकलनात्मक समझ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। किस चीज के लिए? शिक्षा की अगर बात हो रही है तो। भारतीय संसद के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कानून है वो पारित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर निशक्त व्यक्ति अधिनियम या फिर दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम जो है यानी लर्निंग जो है वो कैसी होनी चाहिए? विषय वस्तु ओरिएंटेड या अभिमुखी यानी कि कंटेंट ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक या फिर एक्सपीरियंशियल या फिर बिहेवियरिस्टिक। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आई होगा, 56 का आंसर यहाँ पर प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरियंशियल। 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा जो कथन है वो प्रस्तावित है कि जो अपनी मातृभाषा है उसमें शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। दूसरा है यानी मातृभाषा से रिलेटेड हो गया। दूसरा है अंग्रेजी भाषा जो उसको प्रथम भाषा के रूप में सीखने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, किसको? इंग्लिश को, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज करने के लिए बोलना। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञात्मक लाभ है या फिर द्विभाषिक जो उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसका आंसर आपका जाएगा सी, ठीक है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने से क्या होगा? उच्च संज्ञानात्मक लाभ होगा, सभी बच्चे एक दूसरे की जो भाषा उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी चरणों में अब अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा। ये क्या सही नहीं है? इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो स्टेटमेंट देखिए, छात्रों की तुलना में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनता है, यानी शिक्षक जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में? छात्रों कंपैरिजन में। दूसरा है, पिछले अनुभवों को नए ज्ञान के साथ और सकारात्मक शिक्षा के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, या फिर यह पूरी तरीके से पारंपरिक किताबी यानी ट्रेडिशनल जो टेक्स्ट बुक वाले जो चीजें हैं उस ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक यानी जो एक्चुअल रियल है और साइंटिफिक समझ है, अंडरस्टैंडिंग उसको विकसित करने पर जोर देता है। तो आपको पूछा गया है एनईपी 2020 के अनुसार सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा। अब इसमें जो ये एक्सपेरियंशियल अधिगम है यानी एक्सपेरियंशियल लर्निंग है उसके संबंध में क्या चीज सही नहीं है? तो इसका आंसर आपको क्या बताना है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सामाजिक शिक्षण सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? यानी एक्सपेरियंशियल जो एजुकेशन है उसका मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से परिभाषित छात्रों के सीखने के पथ वाला एक पाठ्यक्रम होता है। ये मतलब बेसिकली आपसे पूछा गया क्या एक पाठ्यक्रम है, या फिर सीखना जो है यहाँ पे ये अनुभव माध्यम से होता है, प्रयोग के माध्यम से होता है, या निरंतर अभ्यास से सीखना होता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एन एजुकेशनल फिलोसफी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कानून के शासन के तहत इनमें से किसकी अनुमति है? राष्ट्रपति जब चाहे तब शासन कर सकता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाना, पुलिस को किसी को मारने पीटने के अधिकार देना, या फिर अगर प्रधानमंत्री ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक है? ठीक है, नागरिकों को जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बेसिक जो राइट्स है सिटीजन्स के उनको प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसका जो आंसर आपका जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही हैं, जैसे कि सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, संघ बनाने के लिए भी, विरोध जताने के लिए भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, जिम्बाब्वे की आजादी के बाद से ही किस पार्टी ने शासन किया और उसका शासक कौन था? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ज़ैन्यू पीएफ रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, जेएनयू पीएफ रॉबर्ट मुगाबे, जैसे ज़ैनू था ये है ना, पीएफ रॉबर्ट मुगाबे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, एक लोकतांत्रिक सरकार को चुनाव जीतने के बाद कुछ नियमों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, यानी एक लोकतंत्र है उसमें उस कंट्री में तो उसको लोकतांत्रिक कंट्री बोला जाएगा। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है उसको चुनाव जीतने के बाद कुछ
जो नियम है उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनमें से कौन सा बिंदु है उन नियमों का हिस्सा नहीं है, यानी सम्मान नहीं करेगा। अल्पसंख्यकों को दी गई गारंटी का सम्मान, बड़े निर्णय को परामर्श की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है, या फिर पदाधिकारी जवाबदेह नहीं है, या फिर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ये अकाउंटेबल नहीं है, यानी पदाधिकारी जो है वो जवाबदेह नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा बिंदु उन नियमों का हिस्सा नहीं है, तो ये है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। जिम्बाब्वे के मामले में कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है? लोकप्रिय सरकारें हमेशा से लोकतांत्रिक होती हैं। ठीक है, जो लोकप्रिय सरकारें, पॉपुलर गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक। दूसरा है पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, या फिर पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, यानी लोकप्रिय नेता जो है वो निरंकुश भी हो सकते हैं, या फिर डी, दोनों बी और सी। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका 65 का, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी लोकप्रिय सरकारें जो हैं वो लोकतांत्रिक भी हो सकती हैं और लोकप्रिय नेता निरंकुश भी हो सकते हैं। बी और सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा था? यानी जब संविधान बना तो उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो कहाँ का मेनली था? ब्रिटिश शासन का था, यूएसए का बिल था, बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, या फिर 1935 था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपके जो आंसर्स थे कितने करेक्ट थे। ठीक है ना, भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है? तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और आपको बिल्कुल इसका आंसर पता होना चाहिए, नहीं आने की तो कोई बात ही नहीं है। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ठीक है, किसका क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का जो एक भाग है जिसका जो है प्रस्तावना, ठीक है, उसको क्या कहा गया? आत्मा की व्याख्या दी गई है। कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन में भेज दी? यानी पहले कंपनी रूल था और कंपनी के बाद फिर क्राउन रूल आ गया, यानी जो महारानी है वो अब शासन करेंगी। तो ये कौन से वाला आपका एक्ट था? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। आपको याद होगा 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद फिर से ये चीज़ उन्होंने अपने पास रख ली थी कि अब क्राउन रूल होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, तो कौन सी योजना में इस चीज को मेंशन किया गया था? इसको मेंशन किया गया था क्रिस्प योजना में। ठीक है, क्रिप्स योजना में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से वो शब्द बताइए जिनका समावेशन, जिनको इंक्लूड किया गया था कब? 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी उद्देशिका में, यानी हमारे प्रियम्बल में इन दो शब्दों को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा बहुत इजी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन करके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 71 पर चलते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? यानी how was the division of total members decided in the proposed original constitution? ब्रिटिश प्रांतों से, देशी प्रांतों से और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से। यहाँ से थे 292, यहाँ से थे 93 और यहाँ से थे 4, या फिर उपरोक्त सभी। तो 71 का आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही जो कथन है बिल्कुल सही हैं ऑप्शंस। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा वो समादेश है, यानी कौन सा वो कमांड है जो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर अधिकार प्रच्छा? तो 72 का आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार प्रच्छा। ठीक है, अधिकार प्रच्छा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? क्या संसद के पार्ट पूछा है आपसे, संसद के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो क्या तीनों ही संसद के अंग नहीं हैं? बिल्कुल सही। तो 1 और 2 और 3 ये तीनों ही आंसर रहेंगे, यानी जो संसद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मर सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन बोला जाता है इसको। ठीक है, 74 हो चुका है। चलिए 75 पर
ये है आपका। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद आंसर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, इसका आंसर जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 76 क्वेश्चन। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, केस स्टडी रिलेटेड आपका है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। पैराग्राफ में कहा गया है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, यानी एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, उसकी आवश्यकता सभी गतिविधियों के लिए हमें होती है, चाहे खाना पकाना और रोशनी गर्मी प्रदान करना, वाहन चलाना, उद्योगों में मशीनरी चलाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। ऊर्जा जो है यानी एनर्जी जो है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम जैसे ईंधन, खनिजों और बिजली से उत्पन्न की जा सकते हैं। अब आपसे बोला गया है कि ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ये देखिए, जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, ठीक है। ये है आपके क्या पारंपरिक स्रोत यानी ट्रेडिशनल आपके सोर्सेज। फिर आपके गैर पारंपरिक स्रोत, इसमें सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। ये बिल्कुल गैर पारंपरिक है। बाद में आप कह सकते हो ये इनके बारे में सोचा गया है। ग्रामीण भारत में जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले सबसे आम है और एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में 70% से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। इन दोनों से ही पूरी होती थी। घटते वन के क्षेत्र के कारण इन्हें जारी रखना कठिन होता जा रहा था, इसीलिए गोबर के उपलों के उपयोग को भी हतोत्साहित किया जा रहा है। आपको पता है कि ये जो उपले हैं ये आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, इतने डिमांड में हो जाते हैं एक टाइम पर, ठीक है। मतलब ऑनलाइन में मिलने लगे हैं उपले। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? वे न्यूनतम प्रदूषण का कारण है, वे सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मवेशियों का गोबर दुनिया में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाली ऊर्जा है, या फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के पर्याप्त भंडार है। तो 76 का यहाँ पर आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, वे सीमित मात्रा में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो संसाधन है वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है? कोयला, ईंधन, प्राकृतिक गैस या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, 77 का डी, ठीक है। कौन सा संसाधन ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है। 78 निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? जलाऊ लकड़ी, ज्वारीय, प्राकृतिक या फिर पेट्रोलियम। तो 78 का आंसर आपका यहाँ आने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्वारीय ऊर्जा। क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि ग्रामीण भारत में जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले सबसे आम ऊर्जा है, क्योंकि वे आसानी से मिलते हैं, वो गैर पारंपरिक है, उच्च ऊर्जा के से प्राप्त होते हैं, फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 79 का यहाँ पर आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। सबसे आम ऊर्जा के स्रोत क्यों है? क्योंकि वो आसानी से सबसे ज्यादा उपलब्ध है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। भारत ऊर्जा के लिए देशों पर निर्भरता कैसे कम कर सकता है? यानी अगर हमें ओवरकम करना है, हाउ इंडिया कैन रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ओवर कंट्रीज फॉर एनर्जी के लिए दूसरी कंट्रीज से डिपेंडेंसी कैसे हटा सकता है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देकर और कुशल उपयोग करके हमारे रिसोर्सेज का, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 80 का जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी, एक चीज से काम नहीं चलेगा। गैर पारंपरिक स्रोत को बढ़ावा भी देना पड़ेगा और कुशल उपयोग भी देना पड़ेगा संसाधनों का, ठीक है, उनको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो आज के 80 क्वेश्चन से आई होप आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको अभी और चाहिए कल या परसों में, तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये वाली जो PDF है आपको जल्दी ही वहाँ पर मिल जाएगी, अभी नहीं मिलेगी, कुछ टाइम बाद मिलेगी, पर आपको वहाँ पर वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।